नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। विगत वर्ष डू पॉलिटिक्स पर हमने पुरी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर आपको अवगत कराया था कि कैसे सौंदर्यीकरण और विकास के छलावे के पीछे नवीन पटनायक की सरकार 400 से 1200 वर्ष पुराने मठों को ध्वस्त कर रही है ताकि वहाँ टॉयलेट, प्रतीक्षालय, वीआईपी लाउंज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि बन सके। ऐसा करने में उन्होंने 3 बड़े कानूनों का उल्लंघन किया और मोदी सरकार सहित ओडिशा राज्य के भाजपा सांसद, बड़े नेता इस पर चुप हैं। मठों को ध्वस्त करने से पहले कहा गया कि सुरक्षा की दृष्टि से यह कार्य किया गया है, जबकि वहां मंदिर के बिल्कुल पास हजारों लोगों के बिना सुरक्षा जांच की आवाजाही का प्रबंध कर दिया गया है। 2019 की अगस्त से ध्वस्तीकरण आरंभ हुआ था और आज तक चल रहा है। आइए संक्षेप में मैं आपको अभी तक की पूरी जानकारी देता हूं कि कब क्या हुआ, तत्पश्चात हम इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। अगस्त 2019 में बीपी दास कमेटी का गठन हुआ, ऐसा सरकार ने कहा, और उनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने सुरक्षा मामलों के दृष्टि में ये विकास कार्य जो है संपन्न किया, जो अभी चल रहा है। समिति की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है जिसके आधार पर नवीन पटनायक की सरकार ने ऐसा कहा कि मंदिर की सुरक्षा को संकट है, अतः उसके चारों तरफ के 17 पुरातन मठों को ध्वस्त कर दिया जाए। बहुत जांच करने पर बीपी दास समिति की एक अंतरिम रिपोर्ट मिली, उसके बाद उनका निधन हो गया। आज भी इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ध्वस्तीकरण को लेकर एक विषय लंबित है। जब जब थोड़ा विरोध होता है, सरकार तोड़फोड़, खुदाई आदि रोक देती है और कुछ दिनों के बाद वही कहानी पुनः चालू हो जाती है। केंद्र सरकार ने प्राचीन स्मारकों को लेकर एक AMASR कानून से संबंधित एक बाय लॉ निकालकर कहा कि 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं किए जा सकते। इस कानून पर अधिक चर्चा बाद में होगी। केंद्र की इस प्रतिक्रिया के बाद नवीन पटनायक ने मंदिर के सामने जाकर ड्रामा किया कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि भगवान जगन्नाथ के लिए कुछ अच्छा हो। फिर नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी यानी NMA ने अपने इसी कानून को वापस ले लिया और कहा कि कुछ तकनीकी समस्या के कारण इसे वापस लिया गया है। स्पष्ट तौर पर यहां से केंद्र सरकार की मिलीभगत दिखने लगती है। ओडिशा के बड़े बड़े सांसद, नेता और मंत्री इस पर पूर्ण रूपेण उस समय मौन धारण किए रहते हैं। इसके बाद कोविड की दूसरी लहर आती है, डू पॉलिटिक्स की एक ग्राउंड रिपोर्ट रिलीज की जाती है और फिर ध्वस्तीकरण कुछ समय के लिए रोका जाता है। यह पिछले साल के मार्च की बात है। अब सरकार एक 3D मॉडल लेकर आती है और कहती है कि ये तो हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। सरकार सुरक्षा व्यवस्था में संकट की बात अब नहीं कर रही। उसे काशी कॉरिडोर से एक शब्द मिल गया है जो भुनाने के लिए कि उधर हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते। सरकार एक नया झुंझुना लेकर आती है कि लोग अब भगवान जगन्नाथ जी की परिक्रमा कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने वहां एक महायज्ञ किया और नवीन पटनायक ने उसमें पूर्णाहुति दी। यहां के बाद पुरातन मठों को ध्वस्त करने के बाद जो हिंदू धर्म को क्षति पहुंचाने का कार्य किया गया, उससे भी बड़ा संकट उत्पन्न करने का उपक्रम आरंभ हुआ जब इन मंदिरों की दीवारों के पास ही परिसर के चारों तरफ और भी खनन होने लगा। स्थानीय NMA एवं ASI इकाइयों ने केंद्र सरकार को त्वरित सूचना दी, चिट्ठी लिखी कि यह न केवल अवैध है बल्कि मंदिर को दीर्घकालिक क्षति पहुंचा सकता। पत्र मिलने पर ASI की DG V विद्यापति जी पुरी मंदिर गई और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 100 मीटर के वृत्त में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य ना किया जाए। उन्होंने मंदिर की स्थिति को देखते हुए यहां तक कहा कि इसे 200 मीटर तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। ऐसा करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि हजारों लोगों की भीड़ अगर मंदिर के इतने निकट आ जाती है तो कोई भी आतंकी यहां मंदिर या श्रद्धालुओं को व्यापक क्षति पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि यह मंदिर इतना पुरातन है कि 1 फीट का भी खनन उचित नहीं है। इसी समय पुरी बार एसोसिएशन के 40 अधिवक्ताओं के दल ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया और मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि वहां 1 फीट नहीं, 30 से 40 फीट का गहरा खनन कार्य हो चुका है। डिगिंग और माइनिंग वहां चल रही है। यह पूरी तरह से नियमों के विरोध में था, तो उन्होंने सिंहद्वार पुलिस थाने में प्राथमिकी लिखवाने की चेष्टा की, जिसे पुलिस ने रजिस्टर करने से मना कर दिया। फिर यह दल पुरी के कलेक्टर के पास गया, वहां भी इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तत्पश्चात पुरी बार एसोसिएशन ने पुरी के SDJM कोर्ट में अवैध खनन एवं निर्माण को लेकर अभियोग प्रस्तुत किया। इस साल 1 अप्रैल को भुवनेश्वर से सांसद अपराजिता षडंगी ने इस विषय को लोकसभा में उठाया कि मंदिर परिसर में ऐसे अवैध निर्माण किसकी अनुमति से हो रहे हैं। इस पर पुरी के सांसद पिनाकी मिश्रा कूद पड़े
कि कोई खनन नहीं हो रहा है, बस 4 टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। मिश्रा जी बीजू जनता दल से सांसद हैं, उनसे अब प्रश्न यह है कि क्या 4 मूत्रालयों के लिए आपकी सरकार ने 1200 साल पुराने मठों, अति प्राचीन पांडुलिपियों से भरे पुस्तकालयों को ध्वस्त कर दिया? उन्होंने ट्वीट करके बताया कि ये देखिए एएसआई का पत्र जिसमें इसे उचित कहा गया है, जबकि उसी संस्था के इस पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि सारे निर्माण अवैध और अनुचित हैं। इसके बाद पूरे भारत में इस पर चर्चा होने लगी कि क्यों हमारे मंदिरों को बर्बाद करने की चेष्टा हो रही है। लोग तथ्य जानने के लिए मंदिर के पास जाने लगे। पत्रकार, वकील आदि के मंदिर पर रिपोर्ट बनाने के कारण आनन फानन सरकार ने 30 फीट के गहरे खनन वाले गड्ढे में बालू भर दिया। इस सब के मध्य यह समाचार आया कि किसी व्यक्ति ने मंदिर परिसर के 40 चूल्हों को फोड़ दिया और वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। सरकार ने अपने पापों को छुपाने के लिए यह नौटंकी की थी। इसके बाद दिलीप बराल नाम के एक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय जाकर 2 बिंदुओं पर प्रश्न किए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने इस प्रोजेक्ट को कोई सहमति नहीं दी, तब भी यह कैसे चल रहा है और मंदिर की दीवार में अब दरारें आने लगी। न्यायालय ने इस पर साक्ष्य मांगे, परंतु मंदिर के भीतर फोटोग्राफी की अनुमति न होने के कारण वह उपलब्ध नहीं हो सका। तो कोर्ट ने राज्य और एएसआई की एक ज्वाइंट कमेटी बनाकर 17 अप्रैल को एफिडेविट जमा करने को कहा है, जिसकी सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। इस सबके मध्य स्थानीय मीडिया के समाचारों की माने तो सरकार की मनमानी जारी है और उत्तर द्वार के पास पुनः खनन आरंभ कर दिया गया। मामला न्यायालय के पास है, फिर भी कार्य पर कोई रोक नहीं लगा रही है सरकार। इसी समय में संबित पात्रा जी भी नींद से जगे और कहा कि पुरातन स्मारक कानून का उल्लंघन किया गया और सिंह द्वार के पास उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इतना करके उन्होंने पुरी का नेता होने की जिम्मेदारी निभा ली। इसके बाद 13 अप्रैल को सेवायतों की एक प्रेस वार्ता पुरी में हुई। सेवायत संघ के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य एवं पुरी के गजपति महाराज इस मामले पर चुप हैं, क्योंकि पीठ सरकार के नियंत्रण में नहीं है और गजपति जी की संपत्ति 100 मीटर के दायरे में होने के बाद भी अभी तक तोड़ी नहीं गई है। दोनों का वेस्टेड इंटरेस्ट है। शंकराचार्य जी ने 2 सालों में केवल एक बार 2 साल पहले इस पे कुछ बोला है, उसके बाद से चुप है। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के पास भी इसी तरह का ध्वस्तीकरण चल रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने एएमएएसआर कानून का हवाला देते हुए उसे रुकवा दिया है और स्पष्ट तौर पर कहा है कि राज्य सरकार ऐसे स्मारकों के लिए कोई भी कानून स्वयं नहीं बना सकती, ना ही केंद्र के कानूनों को मानने से इनकार कर सकती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान जगन्नाथ जी की ध्वजा की लंबाई को एएसआई ने यह कहकर हाल ही में छोटा करवाया कि उसके हिलने से मंदिर पर प्रभाव पड़ता है। मंदिर के पास डीजे, ऑटो रिक्शा, पटाखे तक चलाना मना है। इनसे होने वाले कंपन से मंदिर के पत्थरों से बनी दीवारों पर प्रभाव पड़ता है, जो किसी भी प्रकार के सीमेंट या चूने से नहीं जुड़े हैं, बल्कि वो प्राकृतिक गोंद से और स्टोन लॉकिंग की प्रक्रिया से खड़े किए गए। आप सोचिए कि ध्वजा की फड़फड़ाहट से मंदिर को समस्या है, लेकिन वहां आधुनिक ड्रिल, जैक हैमर और जेसीबी से कार्य हो रहा है। मंदिर के पास खनन चल रहा है, वहां बालू भरा जा रहा है। किसी भी तरह की कोई इंपैक्ट स्टडी के बिना यह पूरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कल को कुछ होगा तो क्या हम दोबारा जगन्नाथ मंदिर बना सकते हैं? ये तो मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से क्रोनोलॉजी समझाई। अब आइए समझते हैं कि यह क्यों एक संकट की स्थिति है, सरकार क्यों ऐसे काम कर रही है, केंद्र सरकार, शंकराचार्य सब इस पर मौन धारण किए हुए क्यों। पहली बात है कि हम सरकार पर विश्वास नहीं कर सकते। सरकार पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सरकारों को, खास करके मंदिरों के मामले में, कभी भी हिंदू हितों से कोई मतलब होता नहीं है। उनका मतलब जब भी कोई भी कॉरिडोर बनता है, इस तरह की चीज है, तो उनको हिंदुओं के वोट की आकांक्षा होती है, उनको माइलेज लेना होता है, इसलिए वो ऐसा काम करते हैं। अगर सरकार वास्तव में हिंदू हितों को लेकर, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं और भाजपा की बात कर रहा हूं, अगर ये लोग गंभीर होते तो जो मैंने अपनी आंखों से साल भर पहले देखा है और अब उससे भी गंभीर स्थिति बनी हुई है पुरी जगन्नाथ मंदिर के सामने। आप सोचिए कि हजारों साल पुरानी पांडुलिपियां, लाइब्रेरी थी वहां पे, प्राचीनतम भाषाओं में से एक, और वो गुम हो गई, किसी को नहीं पता है। और इस पर केंद्र सरकार न सिर्फ चुप है, बल्कि उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक को इस्तेमाल किया। 1 लाख रुपया उनसे दान करवा दिया सौंदर्यीकरण के लिए। आप सोचिए, पहले बोला
सुरक्षा का संकट है, इसलिए मठों को ध्वस्त किया गया। वो मठ श्री यंत्र के आकार में थे, बीच में मंदिर और चारों तरफ 18 मठ। उसमें से क्या किया गया, उन सबको ध्वस्त कर दिया गया। सिर्फ उनके जो मंदिर हुआ करते थे, छोटे से मंदिर मठ के अंदर, उनको जो है बचाया गया। वो भी कुछ कुछ, सबको नहीं बचाया गया है। उनकी जो संपत्ति थी, वहाँ जो भी होता है, कहा गया कि सुरक्षा की दृष्टि से ये सही नहीं। अभी तक वहाँ पे कुछ इस तरह की मतलब कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसे कहा जा सके सुरक्षा के संकट है। ठीक है, माना गया। उसके बाद आपने कॉरिडोर चारों तरफ जो है गलियारा बनाया, बोला परिक्रमा होगी यहाँ पे। मैं वहाँ पे गया हूँ, परिक्रमा भी की है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप वहाँ पे रॉकेट लॉन्चर लेके चले जाइए, कोई देखने वाला नहीं है। 4-5 पुलिस वाले इधर उधर होते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी कुछ करना चाहे, बैग में आईडी लेके चला जाएगा, कोई सुसाइड बॉम्बर जा सकता है। वहाँ इस तरह की भीड़ होती है और वहाँ कोई इस तरह की जांच नहीं हो रही है। जब वो मठ वहाँ पे मौजूद थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ एक साथ नहीं होती थी। भीड़ का एक वो गलियों से होके जाते थे। ठीक है कि हमने लोगों को सुविधा दी है, हम गलियारा थोड़ा चौड़ा कर रहे हैं। जैसे कि मैं स्वयं झारखंड में देवघर आप जाइए तो 6 फीट वाइड है बस, उसमें बहुत परेशानी होती है। तो आप 6 को 12 कर दीजिए, लेकिन 6 को आप 600 फीट नहीं करिए। तो मठों को आपने गायब कर दिया, जिनकी आवश्यकता है, आध्यात्मिक तौर पर भी उनका एक महत्व है। जिन दैवीय ऊर्जाओं की हम बात करते हैं, वहाँ आप बताइए गुरु नानक जैसे दैवीय लोग वहाँ पे आए, उन्होंने वहाँ मठ बनाए थे। और वो अब वहाँ कुछ नहीं बोला गया कि यहाँ पे तो अवैध काम हो रहे थे तो हमने जो है वो गलत है। तो अवैध काम हो रहा है तो बंद करवाओ, पुलिस का काम है उसको रोकना, कि तुम उसको तोड़ दोगे। इस तरह से जब हम देखते हैं कि सरकार पूरी मंदिर को लेके बिल्कुल भी स्वयं ही वो पाप की अधिकारी है, तो फिर वो उसके लिए अच्छा कैसे सोच सकती है। सरकार से यह भी सवाल होना चाहिए कि रत्न भंडार जो है पूरी मंदिर का, उसकी चाबी कहाँ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 100 साल पहले ऑडिट हुआ था तो एक बना था पूरा कि क्या क्या वहाँ पे आभूषण है, लोगों ने दान किया, राजाओं ने जो दिया होगा उसका था, अंग्रेजों ने बना के लिस्ट दिया था। और उसके बाद धीरे धीरे कहा जाता है, लोग कहते हैं कि उनमें अब कुछ नहीं बचा है भीतर में। वो किसने चुराया, सरकार के लोगों ने चुराया, पुजारियों ने चुराया, कौन चुराया कोई नहीं जानता। ना ही इस पे कोई कमेटी का गठन हुआ है। और सीधा कहा जा रहा है कि चाबी जो है गुम हो गई। तो बनवाओ चाबी, बनवाओ और खोलो और बताओ, क्योंकि वो किसी सरकार की संपत्ति नहीं है, वो हिंदुओं की संपत्ति है। और चूंकि इसमें सरकार के लोग हो सकता है शामिल होंगे, इसलिए सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है। हर अवैध कार्य की सहभागी है सरकार, इसलिए हम सरकार पर इस मामले में कोई विश्वास नहीं कर सकते। मंदिर में दरार आ चुकी है, आउटर वॉल जो है उसमें कहा जा रहा है कि भीतर से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जब झंडा जो है, ध्वज जो है उसके ऊपर जो लगता है, उसके फड़फड़ाने से उसमें कहा जा रहा है कि उससे जो वाइब्रेशंस होते हैं उससे उसकी इंटेग्रिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है। आप सोचिए कि बगल में जैक हैमर चल रहा है। जैक हैमर आपने अगर नहीं देखा है तो वो कठोर जो सरफेस होते हैं, जैसे छत हो गई सीमेंट की, तो उस पर लगातार एक मोटा सा रॉड होता है और वो लगातार इस तरह से ठक 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 करके तोड़ते हैं और एक वाइब्रेशन उससे क्रिएट होता है और उसका इम्पैक्ट आप 10 मीटर दूर, 20 मीटर दूर आप झेल सकते हैं। उसका प्रयोग वहाँ पे हुआ है। और जब मंदिर में दरार आ चुके हैं और 17 तारीख को रविवार को, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक एफिडेविट फाइल कर चुकी होगी राज्य और एएसआई की ज्वाइंट कमेटी। आपको यह जानना चाहिए कि जब एक दरार आ जाती है ऐसी मंदिरों में तो उसका जो है डिके जो होता है एक्सेलरेट कर जाता है, मतलब उसके क्षरण की गति तीव्र हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है कोणार्क मंदिर है, यहीं पे सूर्य मंदिर उड़ीसा में ही है। वो पूरा ध्वस्त हो गया, वो तो साइक्लोन में ध्वस्त हुआ। लेकिन क्या हमने ये कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से खतरा है तो उसको तोड़ के सपाट कर दिया जाए? नहीं, इसी सरकार ने, क्योंकि वो एक दर्शनीय स्थल भी है,
पर्यटन स्थल भी है और वास्तुकला का जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो उसमें जो स्टोन ब्लॉक्स और सैंड भर के उस स्ट्रक्चर को कम से कम खड़ा रखा गया है। हमारी औकात नहीं है मॉडर्न साइंस की कि उसी कोणार्क सूर्य मंदिर को दोबारा से बना सके, हम नहीं बना सकते। इसीलिए हम उन्हें उसी अवस्था में छोड़ देते हैं, हम डिस्टर्ब नहीं करते। 18 नए प्रोजेक्ट का निर्माण तय हुआ है। इम्पैक्ट स्टडी नदारत है। डीपीआर में इन प्रोजेक्ट्स की उपयोगिता क्या है वो नदारत है। इम्पैक्ट स्टडी क्या होता है कि जब आप कोई कार्य करते हैं इस तरह के, तो आपको यह बताना होता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है। कि अगर हम यहाँ खनन करेंगे, यहाँ कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, उसका भौगोलिक इम्पैक्ट क्या है, उसका सुरक्षा की दृष्टि से क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या उसका कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम उसके पास गड्ढा खोल रहे हैं, 30-30, 40-40 फीट का खनन कर रहे हैं, तो उससे क्या उसके नींव पर प्रभाव पड़ेगा। इन सब चीज की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं। और क्या बन रहे हैं, आपने 17-18 मठों को तोड़ दिया, 400 से 1200 साल पुराने जो थे, और उसके जगह आप क्या बना रहे हैं, टॉयलेट बनाने की 200 मीटर के दायरे के बाहर जगह नहीं थी इनके पास। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की जगह नहीं थी इनके पास। इनके पास वीआईपी लाउंज चाहिए इनको। क्यों भाई, किसने मांगा वीआईपी लाउंज? और क्या पेड़ पौधे तुमने लगाए हैं? राष्ट्रपति महोदय आ रहे थे तो तुरंत ला के पॉलिथीन और वो गमले में डाल के पेड़ पौधे लगा के, हाँ भाई सौंदर्यीकरण हो गया। क्या सौंदर्यीकरण हुआ है? क्या कॉम्प्रोमाइज किया हमने इस सौंदर्यीकरण के चक्कर में? हमें यह भी देखना पड़ेगा। अब मैं ये निर्माणों के ऊपर क्यों इस तरह से बोल रहा हूं? 2 लॉ हैं इसमें और 3 पूरी तरह से वायलेट हुए हैं। 2 लॉ जो डायरेक्ट हुए हैं, एक है कि आप किसी भी 100 साल से पुराने जो भी स्मारक है, हमारे मंदिर है, मस्जिद है, कुछ भी है, वहां पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसके अपने कारण होते हैं, क्योंकि वो इंपैक्ट करता है, या तो उसकी ब्यूटी को, एस्थेटिक्स को इंपैक्ट करेगा, या उसकी सुरक्षा को, या उसकी इंटीग्रिटी को, उसको इंपैक्ट करता है। इसलिए ऐसे कानून बनाए गए हैं कि पुराने स्मारकों को डिस्टर्ब ना किया जाए। सिर्फ और सिर्फ वो अगर गिर रहे हो तो उनको सपोर्ट देने के लिए कोई स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है, वो भी एएसआई की लिखित परमिशन के बाद। क्या उन्होंने ऐसा यहाँ पे किया है? पुरी जगन्नाथ जी के मंदिर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इन्होंने क्या किया उल्टे, इन्होंने कहा कि हम ना वर्टिकल कर रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल, हम तो अंडरग्राउंड कर रहे हैं। और इन्होंने अंडरग्राउंड करना शुरू कर दिया। इस पे जब बवाल हुआ तो अभी आज ही मुझे पता चला कि वहां बालू भर दिया गया। जब बवाल हुआ, लोगों ने पूछना शुरू किया कि तुमने खोद कैसे दिया, ड्रिलिंग कैसे हो रही है, वहां बालू भर के सपाट कर दिया गया। आप सोचिए, एक है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, जो उसका एक एक्ट है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट जो होता है भारत सरकार का, उसमें कहा गया है कि ऐसी जगहों पे आप छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर है एक है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें भी है जो स्टेटस को है, जो जिस स्थिति में उसे वैसा ही छोड़ दिया जाना चाहिए। एएसआई के गाइडलाइंस हैं कि आप किसी भी तरह का निर्माण कार्य कर ही नहीं सकते। 100 मीटर तक तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और 100 से 200 मीटर तक रेगुलेटेड निर्माण हो सकते हैं। जो अगर कुछ नेसेसिटी है मंदिर को लेके या उस स्ट्रक्चर को लेके, तो 200 मीटर के दायरे में कर सकते हैं। वो भी रेगुलेटेड तरीके से होगा। वो आपको एएसआई बताएगी, आपको परमिशन लेना होगा, वो फिर इम्पैक्ट स्टडी होगा, सब कुछ होगा, और उसके बाद आप इस तरह का कोई भी निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे इन 2 कानूनों के साथ एक तीसरा जो लैंड एक्विजिशन कानून है, उसका भी उल्लंघन हुआ कि आपने कैसे लैंड एक्वायर किया वहाँ के लोगों से। सेवायतों के घर थे, और मैं वहाँ पे खड़ा था जब
मैं ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ से कर रहा था। पूरा इस तरह से ध्वस्त किया गया जैसे वहाँ पे मतलब जैसे अभी रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो वहाँ की इमारतों को आप ध्वस्त होते देखो, उस तरह से तोड़ा गया है। सेवायतों का काम होता है कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओला पत्थर जो भी पड़ रहा हो वो नंगे पाँव, अर्धनग्न उनका जो भी ड्रेस कोड है उसमें वो जाएंगे और मंदिर के जितने कार्य होता है वो संपन्न करेंगे। और आप उनको घर कहाँ दे रहे हैं? 3 किलोमीटर दूर, तो 7 किलोमीटर उनको पैदल आना होता है। इस तरह की चीज़ें हो रही। शंकराचार्य इस पे चुप हैं। वो नेपाल और भूटान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकले हुए हैं। क्या इन लोगों का, और मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि ये जो हमारे धर्म गुरु हैं ये कब से मतलब ये राजनीति में उलझने लगे। इनकी चुप्पी को तो और मुझे नहीं लगता है कि और किसी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। शंकराचार्य क्यों चुप है? आपका मठ वहीं बगल में है, बाकी मठ तोड़ दिए गए, आपका बचा हुआ है, शायद इसलिए आप चुप हैं। 2 साल में एक बार इन्होंने कुछ बोला है कि नहीं ये गलत हो रहा है, उसके बाद कुछ नहीं। क्या शंकराचार्यों को या मठाधीशों को या मठ के जो भी स्वामी हैं या संस्थाएं हैं, ट्रस्ट हैं, क्या इन सब को ऐसे समय में इकट्ठा होकर लोगों के साथ जाके वहां पे आमरण अनशन पे आपको बैठना चाहिए? मैं जानता हूं कि इसमें जितना एक हिंदू होने के तौर पे एक आम नागरिक का उत्तरदायित्व है, उसी तरह धर्म गुरु होने के कारण आप हमारे धार्मिक प्रतिनिधि हैं। आपका ये कार्य है, आप इससे नजरें चुराकर भाग नहीं सकते। दुर्भाग्य से लेकिन वही हो रहा है। अब बात है कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे इस पूरे रिपोर्ट को तैयार करने में, इस पूरे वीडियो के लिए राजेश मोहंती हैं एक हमारे मित्र, उन्होंने काफ़ी जानकारी दी है, काफ़ी सहायता की है मेरी, और उन्हीं के थ्रू मैं बाकी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, कुछ वकीलों से बात कर रहा हूँ कि हाई कोर्ट में काम नहीं हो रहा है तो आप ओडिशा राज्य के कुछ वकील होंगे जो पैशनेट हैं भगवान जगन्नाथ को लेकर, और मुझे नहीं लगता कि ओडिशा का कोई भी आदमी पैशनेट नहीं होगा अगर उसकी राजनीतिक व्यवस्थाएं नहीं होंगी। उनको साथ किया जाए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, फाइल कीजिए। इसमें पैसों की अगर समस्या होगी तो हम लोग साथ मिलकर उसका इंतजाम करेंगे, हम उसका प्रबंध करेंगे। दुरुपयोग ना हो पैसों का, यह सुनिश्चित करने के बाद मैं लिंक आदि जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी मेरी बातचीत चल रही है, बहुत प्रिलिमिनरी है, और मेरे पास सोमवार तक हो सकता है उस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे या उसके बाद ये वीडियो आए, जो भी है, जिस भी स्थिति में है। तो 18 अप्रैल तक मेरे पास जानकारी पूरी तरह से आएगी। अगर आएगी तो मैं ट्विटर, फेसबुक या जो भी और भी जगह हैं उसके माध्यम से आपको सूचित करूंगा कि कहां पर आप पैसे जो है आप इस कार्य के लिए कि कोर्ट में हमारी लड़ाई जो है लड़ी जाए, उसके लिए कैसे आप सहयोग दे सकते हैं। यह जान लीजिए कि हमें ही यह इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि भाजपा, केंद्र, राज्य सरकार कुछ नहीं करेगी। ओडिशा समेत समस्त हिंदू समाज का ये उत्तरदायित्व है, इसका संरक्षण। इसलिए हमें सड़कों पर उतरना होगा, अपने नेताओं को पकड़ना होगा, उनसे उत्तर मांगना होगा कि किसकी सनक के कारण ये सब हो रहा है। कॉरिडोर चाहिए, सौंदर्यीकरण चाहिए, लेकिन तुम ये झाड़ फानूस के चक्कर में, दाहिने बाएं और उसकी परिधि को साधने के चक्कर में हिंदू समाज के जो मूल स्थल हैं, जो हमारे मंदिर हैं, मठ हैं, उसको ध्वस्त किए जा रहे हो। हमारी पांडुलिपियां नष्ट हो रही है, हमारे रत्न भंडार से रत्न जो है वो गायब हो रहे हैं। उस पर चर्चा करने वाला कोई नहीं है। तुम्हें फूल लगाना है, पौधे लगाना है, टॉयलेट लगाना है, फॉर गॉड से मूत्रालय बनाने के लिए आपने मठों को ध्वस्त कर दिया। यह सनक नहीं तो और क्या है? और भी हो सकता है वेस्टेड इंटरेस्ट हो। हमने खबर सुनी थी ना, 35,000 एकड़ जमीन जो है पुरी जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट की, वो कहाँ है, किसके पास है, पता नहीं है। कहीं ना कहीं मतलब उसका अतिक्रमण कर लिया गया, कब्जाए हुए हैं। ये सब चल रहा है, और अगर हम और आप इसके लिए सतत आंदोलनरत नहीं होंगे, सड़कों पे नहीं उतरेंगे, और ओडिशा के लोगों से मैं
थोड़ा ज़्यादा उनको संबोधन कर रहा हूँ कि आप लोग सामने आइए। सरकारों का कुछ नहीं है, हो सकता है ये सरकार चली जाए, नवीन पटनायक चले जाएं, अनंत काल तक तो रहेंगे नहीं, और इस तरह के पाप अगर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिन उनके पास वैसे भी नहीं बचेंगे, क्योंकि कर्म का फल यहीं भोग कर जाना होता है। और हमारा कर्म इस समय में जब हम देख रहे हैं अपनी नग्न आंखों से कि हमारे मंदिरों पर सरकारें तरह तरह से अटैक कर रहे, उन्हें मुक्त नहीं कर रही है, कुछ राज्य में अब आरंभ हुआ है, तो ऐसे में हमारा कर्म यही है कि हमें सड़कों पर उतरना होगा। हम जहां भी हैं इस पे आवाज़ लगाएं, सोशल मीडिया पर बोलिए, लोकल मीडिया में बोलिए, लोकल नेता आपके जो भी हैं उनको पकड़िए, उनको राह चलते घेरिए और पूछिए कि ये जो कर रहे हो किससे पूछ के कर रहे हो, ये किसने बोला है तुम्हें करने के लिए, किसके लिए टॉयलेट बन रहे, वीआईपी लॉन्ज में कौन वीआईपी आ रहा है भाई, उसके लिए 200 मीटर के दायरे में अलग तुम बनाओ, वहां होटल बनाओ, सब कुछ बनाओ। आप सुरक्षा की बात करते करते परिक्रमा पे पहुंचे, परिक्रमा के बाद आप बोल रहे हैं कि नहीं उधर वीआईपी लॉन्ज होना चाहिए। मतलब आप गोल पोस्ट शिफ्ट करते जा रहे हैं कि आपको वास्तव में चाहिए क्या। और ये बहुत ही दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है हिंदुओं का कि हम ऐसे लोगों को बार बार चुनकर सत्ता देते हैं। इसलिए सड़कों पर उतरिए, आप जो कर सकते हैं इस पर लिखिए, बोलिए। मेरी तरफ से जो भी संभव हो सकेगा मैं वो आपको सहयोग देता रहूँगा। एक बार फिर से राजेश मोहंती का बहुत बहुत आभार इसके रिसर्च के लिए, इसकी जानकारी देने के लिए। और लगातार वो आदमी लगा हुआ है बेचारा, वो ना किसी पार्टी से आता है, कुछ नहीं, वो बस एक पैशनेट हिंदू है, वो कर रहा है। तो हम और आप क्या उसका 2% भी नहीं कर सकते? हमें करना होगा, नहीं तो सरकारें न कोर्ट की बात मान रही है, कोर्ट में उधर सब जुडिशी है मैटर, उधर चल रहा है, कोर्ट मना कर रही है, और उसके बाद भी जैक हैमर और ड्रिलर लेकर और जेसीबी लेकर पहुंच रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। और उड़ीसा के नेताओं से और खास करके वकीलों से मेरी यह आशा है कि आप लोग इसको वैदिक तौर पे आप न्यायालयों में जाइए और अपना पक्ष रखिए। और पक्ष बहुत स्पष्ट है कि सरकार तमाम कानूनों का उल्लंघन कर रही है। आपके लिए यह जीतना जो है बहुत मुश्किल बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में जाइए और इस पे काम कीजिए। इस पे आगे कुछ भी होगा तो मैं उसकी जानकारी भी आपको दूंगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को प्लीज़ आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसके क्लिप्स काट कर आपको जहां बांटना है बांटिए, कोई समस्या नहीं है। इसको प्लीज़ 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 इसको आगे ले जाइए और इस पे हमें कार्य करना होगा, हमें बोलना होगा, हमें लिखना होगा। नमस्कार।